हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज्ड एक हॉलीवुड हॉरर मूवी द लास्ट रेडियो कॉल के बारे में। ये एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको इस वीडियो की कहानी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम दो पुलिस ऑफिसर्स डेविड और जाइल्स को देखते हैं एक अबांडेड हॉस्पिटल में छानबीन करते हुए, वो भी रात के 2:30 बजे। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी की सांसों की आहट हो। आधे अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरते वक्त उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, मगर कौन? चेक करने पर तो सारा कमरा खाली मिल रहा था। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे, इससे उनका काम आसान हो जाएगा। मगर उन्हें पता नहीं था यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। जाइल्स से अलग होने के साथ साथ डेविड को कहीं से बहुत जोर की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई किसी दरवाजे पर धक्का दे रहा हो। वो आवाज को फॉलो करता है और जा पहुंचता है प्रेयर हॉल में। यहाँ भी कोई नहीं था, सिर्फ एक कॉफिन रखी थी सामने। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। जैसे ही डेविड उस कॉफिन को खोलने जाता है, उस पर कोई हमला कर देता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। उधर अकेले जाइल्स को अंधेरे हॉलवे में से गुजरते वक्त एक बॉल जैसा कुछ दिखता है, मगर जब वो पास जाकर चेक करता है, पता चलता है वो कोई बॉल नहीं बल्कि किसी का सर है। डर से जाइल्स की हालत खराब हो चुकी थी। वो भागता है बाहर की तरफ, साथ में डेविड को भी बुलाने लगता है, मगर ना उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है ना डेविड। सिर्फ एक ह्यूमन नॉइज सुनाई देती है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो किसी को नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 1 साल बाद। मिलते हैं डेविड की पत्नी सैरा से, जो अभी भी पागलों की तरह अपने पति को ढूंढ रही है। उसे जानना है आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उस रात डेविड के गायब हो जाने के बाद उसने कई लोगों से मिला, खबर निकालने की कोशिश की, मगर सभी जैसे गुंगे हो चुके थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसे ये तो पता है कि पुलिस को क्राइम स्पॉट से डेविड का बॉडी कैम मिला था, मगर उसके फुटेजेस के बारे में उसे कुछ नहीं पता। फाइनली सैरा ने डिसाइड की कि वो खुद ही उस हॉस्पिटल में जाके चेक करेगी और इस पूरे जर्नी को रिकॉर्ड भी करेगी। इसीलिए वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को कांटेक्ट करती है और पहुंच जाती है टेक्सास। सबसे पहले वो मिलने जाती है डेविड के सीनियर ऑफिसर से, जिन्होंने उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया था, वो भी किसी एक्चुअल रीजन के बिना ही। कुछ तो जानते थे वो, जो किसी और को नहीं पता। सैरा को वही जानना था, लेकिन वो ऑफिसर उससे कुछ नहीं कहते, भगा देते हैं अपने घर से। नेक्स्ट सैरा जाती है डेविड के एक्स पार्टनर जाइल्स के घर। हाँ, ये वही जाइल्स है और वो जिंदा है। उस हादसे के अगली सुबह उसे हॉस्पिटल के बाहर से रेस्क्यू किया गया था। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक ठाक था, स्क्रैच तक नहीं लगा था उसे, मगर उसकी मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। सैरा उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, सवाल करती है। जाइल्स कुछ कुछ जवाब भी देता है, मगर उसके बाद ही अचानक से उसे ना जाना क्या हुआ, वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बंदूक तान देता है उनके तरफ। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बार बार वो बस एक ही बात कह रहा था कि वो आ रही है। सैरा को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो और उसका कैमरा पर्सन भाग निकलते हैं वहां से। इसके बाद देर रात वो मिलने जाती है उस औरत से, जिसके कॉल के रिस्पॉन्स में ही डेविड और जाइल्स उस रात हॉस्पिटल में गए थे। बात कुछ ऐसी है कि इस औरत को इंसोम्निया है, रात में नींद नहीं आती, तो कभी कभी वो वॉक पर निकल जाती है। 18 जुलाई के रात को भी ऐसे ही वॉक पर निकली थी वो, और करीबन 2:30 बजे उस हॉस्पिटल के आसपास से गुजरते वक्त उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई इनह्यूमन बीस्ट चिल्ला रहा हो। उसने पुलिस को कॉल की, जिसके रिस्पॉन्स में डेविड और जाइल्स गए हॉस्पिटल के अंदर चेक करने। वो औरत बाहर ही खड़ी थी। आधे घंटे बाद करीबन 3 बजे उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी और इस बार आवाज को रिकॉर्ड भी की। उनका मानना है वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है, ये कोई इंसान की आवाज हो ही नहीं सकती। सबूत के तौर पर वो सैरा को अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजती है, मगर सैरा को और ज्यादा श्योर होना था, तो वो उस रात हॉस्पिटल के बाहर जाके इंतजार करने लगती है। इवन आधे घंटे तक वेट करने के बाद भी जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर जाने की कोशिश भी करती है। इतनी डेस्परेट थी वो, मगर जा नहीं पाती। उसे कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं, उस पर क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का धब्बा लग जाता है और साथ में $2000 का फाइन भी भरना पड़ता है उसे। सैरा अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी।
इतनी कोशिश कर रही थी वो, मगर कहीं कोई होप नजर नहीं आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन में वो इस प्रोजेक्ट को क्विट करने की डिसाइड करती है। मगर इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा होता है कि वो इस केस को रीओपन करने पे मजबूर हो जाती है। उसे पता चलता है एक वायरल वीडियो के बारे में जो बस 3 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। इसमें तो बच्चे दिखे गए हैं जो रात के अंधेरे में उसी हॉस्पिटल में गए थे एक्सप्लोर करने। जब वो दोनों कॉरिडोर में से आगे बढ़ रहे थे, उनमें से एक लड़की कहीं गायब हो जाती है। मिलती है बिल्डिंग के दूसरे कोने में एक पिंजरे के अंदर। उसके आंखें काले पड़ चुके थे, खून बह रहा था उसके मुंह से। अगले दिन पुलिस को वो लड़का मिलता है हॉस्पिटल के बाहर। वो अपने दिमागी संतुलन खो चुका था और वो लड़की वो गायब हो चुकी थी। उसका नामो निशान मिट चुका था पूरी तरीके से। इस वीडियो को देखकर सैरा श्योर हो जाती है डेविड के साथ जरूर ऐसा ही कुछ हुआ है। अथॉरिटी को सब पता है, इसीलिए वो लोग चुप है। कुछ तो है उस बिल्डिंग में, समथिंग इविल, समथिंग सिनिस्टर। उसे वही साबित करना है, बाहर लाना है दुनिया के सामने। सैरा जब अपने टीम से अपने आगे का प्लान डिस्कस कर रही थी, ठीक तभी उसे कॉल आता है जाइल्स का। उसे भी वो वीडियो दिखाए और अभी वो सैरा से कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहता है। शायद उसे कुछ याद आया है। मगर अगले दिन जब सैरा उससे मिलने जाती है तो उसे उसकी लाश मिलती है। किसी ने बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया था उसका शरीर तो लहूलुहान था ही, साथ में पूरा कमरा भी खून से भर चुका था। हमें वहीं पर दीवार पर एक निशान दिखता है, बस कुछ सेकंड के लिए। अगले ही पल में वो गायब हो चुका था। सैरा को शायद वो दिखता भी नहीं, मगर हाँ, जब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है तो सभी डर जाते हैं। सैरा की हालत ऑलरेडी खराब हो रखी थी, तो ज्यादा वक्त जाया ना करके वो जल्दी से जाइल्स का रेडियो, डायरी और कुछ सामान उठाती है और भागती है बाहर। घर आके जब वो उस रेडियो को चेक करने बैठती है तब उसे पता चलता है ये जाइल्स का रेडियो तो है ही नहीं, डेविड का है। मगर ये जाइल्स के पास क्या कर रहा है? साथ में सैरा को एक रिकॉर्डिंग भी मिलता है। उस हादसे के बाद जाइल्स को हिप्नोटाइज करके जो पूछताछ की गई थी उसका रिकॉर्डिंग है ये। इसमें जाइल्स ने बताया है कि उस रात वहां पर किसी लंबे क्रिएचर ने उसे चेज किया था, मगर बात पूरी होने से पहले ही जाइल्स की आवाज डिस्टॉर्टेड होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस्ड हो चुका है। इसी रिकॉर्डिंग में सैरा को कुछ होली सॉन्ग्स एंड चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है, मगर वो सुनने में क्रीपी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान ने खुद उन्हें मॉडिफाई किया है भगवान का अपमान करने के लिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैरा को मिलता है एक नंबर, किसका नहीं पता। सैरा उस नंबर पर डायल करती है तो फोन एक आदमी उठाता है। वो अपना नाम तो नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि वो सिटी पुलिस आर्काइव डिपार्टमेंट से है। इस शहर में होने वाले सारे अजीबोगरीब हादसे का विटनेस। वहाँ काम करते वक्त उसे डेविड के कुछ बॉडी कैम रिकॉर्डिंग्स मिले हैं जो काफी क्रीपी थे। अथॉरिटी नहीं चाहती थी वो बाहर आए, इसीलिए सारे के सारे फुटेजेस सर्वर से डिलीट कर दिया गया है। मगर इस आदमी ने पहले से ये बैकअप्स बना लिया था। उसे लगता है सैरा को ये फुटेजेस देखनी चाहिए, उसे कुछ क्लूज जरूर मिल जाएंगे इनमें से। सैरा और लेट नहीं करती, 1 घंटे के अंदर ही उससे मिलने चली जाती है और वो फुटेजेस ले आती है। मगर ये आदमी साथ में उसे उस हॉस्पिटल के बारे में वार्न भी करता है। वो लोकल बंदा है, उसे पता है वो जगह नरक से भी बदतर है और अगर डेविड वहां अभी भी जिंदा है तो उसकी हालत जरूर मौत से भी बदतर हो चुकी है। सैरा उसी शाम कुछ फुटेजेस चेक करती है जहां उसे डेविड का एक वीडियो मिलता है 15 जुलाई का। पता चलता है उसके गायब होने से ठीक 3 दिन पहले वो एक घर में गया था जहां से बहुत जोर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वही इन ह्यूमन वॉइस। अंदर जाने पर डेविड को एक आदमी दिखता है जिसने एक जानवर का मास्क पहना हुआ था। उसके पूरे शरीर पर मार्क्स बने हुए थे। वो डेविड से कुछ अजीब सी बातें बोलने लगता है, किसी रेड सिस्टर के बारे में। कहता है उसने तुम्हें चूज कर लिया है, वो भूखी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक ये पागल आदमी डेविड पर हमला करने जाता है तो डेविड को भी उसे शूट करना ही पड़ता है। साथ में डेविड को एक और लाश भी मिलती है, एक लड़की की, जिसकी शायद बलि चढ़ाई गई थी। उसके पीठ पर वही साइन बना था जो हमने जाइल्स के घर में देखा था। लेकिन उस रात उस घर में इन दोनों के अलावा भी कोई और था। डेविड को फील हो रहा था लेकिन कोई दिखा नहीं। और इस वीडियो को देखकर सैरा को याद आता है उसने इस मार्क को उस हॉस्पिटल बिल्डिंग में भी देखा है। वो इस 15 जुलाई के मर्डर केस को ऑनलाइन सर्च करती है। उसे पता चलता है इस आदमी का नाम है डॉन पेलायो और उसका एक जुड़वा भाई भी है, बेनी नाम से।
सैरा को इस डॉन के बारे में जानना था। उसके साथ इस सिंबल का कोई तो कनेक्शन जरूर होगा। तो वो इस बेनी को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि बेनी एक शमन है। उसका भाई डॉन भी वही था। मगर जहां बेनी गुड विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता है, वहां उसका भाई काले जादू का पुजारी था। उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उस रात डेविड का उस घर में जाना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। वहां जरूर कुछ इविल चल रहा था। डॉन जरूर किसी ब्लैक कल्ट का हिस्सा था, जिसके प्रैक्टिस के दौरान उसकी मौत जरूरी थी। वो बेसिकली एक सैक्रिफाइस थी। सैरा जब बेनी को वो सिंबल दिखाती है, उसके लिए बात और ज्यादा साफ हो जाती है। उसे पता चलता है ये पूरा शहर ही हेक्स्ड लैंड पर बनी है, स्पेशली वो हॉस्पिटल, टेक्सास की द मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग। ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था 1950 में फेलिशियन सिस्टर नाम के एक रोमन कैथोलिक ग्रुप से। यहाँ मेनली ड्रग एडिक्ट्स को लाया जाता था। 2000 से भी ज्यादा पेशेंट्स थे वहां पर, मगर 200 से भी कम लोग बाहर निकल पाए थे। ज्यादातर लोगों की मौत अननेचुरल तरीके से हुई थी यहाँ पर। किसी को नहीं पता उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। लोग कहते हैं वहां के जो सिस्टर्स थे, उनका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं था। ट्रीटमेंट के नाम पे वो लोग पेशेंट्स के साथ कुछ और ही करते थे। बात जब हाथ से निकल गई तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, मगर वो बिल्डिंग वहीं पर रह गया। हजारों कोशिशों के बावजूद उसे तोड़ा नहीं गया। सालों से वहाँ नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, मगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स प्रचलित है, नेटिव अमेरिकन फोकलोर। उन्हीं में से एक है रेड सिस्टर के बारे में, द घोस्ट विच। यह निशान उसी का है। माना जाता है लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए उसे इंसानी शरीर की जरूरत है। अगर किसी की किस्मत अच्छी रही तो वो उसका खून चूस कर उसे मार देती है, मगर इन मैक्सिमम केसेस उसके विक्टिम्स इतने फॉर्चुनेट नहीं होते। वो उन्हें अपने साथ नरक में ले जाते हैं। उन्हें तब तक तड़पाती है जब तक उनके अंदर लाइफ फोर्स बची रहती है। बेनी भी सारा को वार्न करता है, ऐसे जगहों से लौटना इम्पॉसिबल है। डेविड का और कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ज्यादा अंदर जाएगी तो वो भी इसी डार्कनेस में फंस जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। मगर सारा रुकना नहीं चाहती थी। उसे एटलीस्ट इतना जानना था कि डेविड जिंदा है या नहीं। बेनी फाइनली उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है, मगर इस रेड सिस्टर से पंगा लेना इतना आसान नहीं होने वाला। तो वो सारा को रात के ठीक 12 बजे एक सीक्रेट प्लेस पर बुलाता है। साथ में उसे कोई ऐसी चीज लाने के लिए कहता है जो डेविड रेगुलर यूज करता था। सारा उसका रेडियो लेकर जाती है। इससे काम बनता भी है। बेनी अपने जादुई ताकत से उस डेड रेडियो को फिर से स्टार्ट कर देता है। उससे डेविड की आवाज आ रही थी, वो जैसे सारा को बुला रहा था। मगर ज्यादा देर ये जादू नहीं चलता। बेनी ने सही कहा था, ये डायन बहुत ही शक्तिशाली है। अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और बेनी अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी, बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह। सारा एक और मिनट भी वहां नहीं रुकती, भागती है अपने गाड़ी की तरफ, मगर रास्ते पर उस पर भी हमला होता है। वो जान से तो बच जाती है, मगर वो जैसे हिप्नोटाइज्ड हो चुकी थी। अगले 4 घंटे तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस रेडियो को देखती रही। फाइनली उसका होश लौटा 2 हफ्ते बाद। उसे एक वॉइसमेल मिला था जो वो दावा कर रही थी डेविड का है, जबकि बाकी लोगों को उसमें सिर्फ आवाज से आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। सारा को फिर से उसी हॉस्पिटल में वापस जाना था, इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, क्योंकि उसे लग रहा था डेविड उसे बुला रहा है। जब कैमरा पर्सन रेडी नहीं होता, वो पे डबल करने की प्रॉमिस तक करती है। उसी दिन रात के ठीक 3 बजे वो हॉस्पिटल में एंटर करती है। इस बार दरवाजा खुला था, आसपास और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था उन्हें रोकने वाला। सारा डायरेक्टली अंदर घुस जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। सरप्राइजिंगली उन दोनों की घड़ी रुक चुकी थी। पिछले 1 घंटे से वो लोग यहाँ भटक रहे थे, मगर उनके घड़ी में 5 मिनट भी बिता नहीं था। फाइनली उन्हें एक दरवाजा अपने आप ही बंद होते हुए दिखता है, और जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें कुछ बॉटल्स दिखते हैं, खाली बॉटल्स। वो कुछ इस तरीके से सजाए गए थे जैसे कोई उन्हें डायरेक्शन दे रहा हो। सारा उस मार्ग को फॉलो करती है और जा पहुंचती है ऑफिस में। वहां बहुत सारे कैसेट्स पड़े थे हॉस्पिटल के पुराने पेशेंट्स के। उन्हें देखते वक्त सारा को एक दूसरा झटका लगता है, क्योंकि उसे इनमें अपना नाम भी दिखता है। मतलब क्या वो कभी इस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी? उसे तो नहीं पता।
इस टेप को ऑन करते ही उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो वो तो नहीं थी मगर उनकी आवाज सिमिलर थी। वो वाली सैरा किसी सिस्टर से बात कर रही थी उसके मिसिंग हस्बैंड के बारे में, जबकि उसकी शादी ही नहीं हुई थी। वो सिस्टर बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं थे। वो सैरा को होर बुलाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि हॉस्पिटल एक रिलीजियस हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता था। गुड एंड इविल, पाप एंड पुण्य, इस सब के हिसाब से लोगों को तड़पाया जाता था यहाँ पर, बिल्कुल जैसे नरक में होता है। सारा इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो चुप रही। जब 3 बजे चर्च बेल की घंटी बजती है, अचानक उसके रेडियो से आवाज आने लगती है, वही आवाजें जो उसे डेविड की लग रही थी। सारा पागलों की तरह उससे बात करने लगी, कहने लगी, मैंने वही किया जो तुमने करने को कहा, अब तुम कहाँ हो। इमीडिएटली उन्हें बिल्डिंग के दूसरे तरफ से एक दूसरे रेडियो की आवाज सुनाई देती है, एज इफ डेविड ही जवाब दे रहा हो। सारा उस आवाज को फॉलो करती है और पहुंच जाती है एक दूसरे कॉरिडोर पे। वहां उसे दिखता है जायस, जो डेविड को ढूंढ रहा था। असल में ये 1 साल पहले उसी रात का रिपीटेशन था, जो शायद हर रात ठीक 3 बजे इस हॉस्पिटल में रिपीट होता रहता है। सारा इतना सब नहीं सोचती, वो सिंपली जायस को फॉलो करती है और उसे डेविड मिल जाता है। मगर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, खून से लथपथ था उसका चेहरा। पहले तो वो सारा को पहचानने की हालत में ही नहीं था। फिर कुछ हद तक सेटल्ड होने के बाद जब वो बात करता है तो सबसे पहले सारा को यहाँ से जाने के लिए कहता है वो आ रही है, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अचानक उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिससे सबकी रूह कांप उठती है। कैमरामैन वहां एक और पल भी रुकना नहीं चाहता था। उधर सारा डेविड के बिना जाना नहीं चाहती थी, तो कैमरामैन कैमरा उसके हाथ में देकर भागता है बाहर। बेचारी सारा अकेली ही अंदर जाती है डेविड को ढूंढने, मगर वो कहीं दिख नहीं रहा था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद वो मिलता है प्रेयर हॉल में। एक लंबा सा क्रिएचर उसका खून पी रहा था। यही है द घोस्ट विच, द रेड सिस्टर। डेविड, चार्ल्स, डॉन, बेनी सभी इसी का शिकार बने थे और अभी ये विच सारा को चेस करने लगती है। पूरे बिल्डिंग में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। सारा बहुत कोशिश करती है उससे छुपने की, कैमरा की लाइट ऑफ करके अपने सांसों को रोक के बैठ जाती है एक कोने में। उसके चीखों से सारा के हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे, फिर भी उसे अपना मुंह बंद रखना पड़ा। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसके हाथ से बच नहीं पाई। वो डायन उसे ले जाती है खींच के अपने साथ, अपने दुनिया में, नरक में। उस दिन के बाद सारा का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए उस मिसिंग पर्सन लिस्ट में शामिल हो जाता है। फिर कभी किसी को वो दिखी नहीं। अगले दिन डॉक्यूमेंट्री टीम के लोग उस हॉस्पिटल में फिर से जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने, मगर वहां सारा का नामो निशान नहीं था। मगर उसके कंप्यूटर चेक करते वक्त उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। उन्हें मिलती है डेविड की बॉडी कैम फुटेजेस, वो भी उस रात की। हमें पता चलता है उस रात डेविड के फुटेजेस में उस डायन की फुटेज भी कैप्चर्ड हुई थी। मतलब सारा को पहले से ही पता था, मगर फिर भी वो आई सिर्फ डेविड को बचाने के लिए, या फिर इस डायन के बश में आ चुकी थी वो। एट द फाइनल सीन हमें फिर से एक बार उस लेडी की रिकॉर्डेड वीडियो दिखती है, जो उसने सारा के गायब होने के 3 दिन बाद रिकॉर्ड किया था उसी हॉस्पिटल के सामने। उस वीडियो में हमें क्लियरली बिल्डिंग के अंदर एक औरत की परछाई दिखती है। अनडाउटेडली ये औरत सारा ही थी, जो फंस चुकी थी इस नरक में। मगर जानबूझकर वो आई ही क्यों यहाँ? इसी सवाल के साथ इस फिल्म की एंड हो जाती है। हमें ज्यादा कोई बैक स्टोरी नहीं दी गई, ना इस विच के बारे में, ना इसके शिकार के बारे में। मतलब वो कैसे अपने शिकार को चूज करती थी, डॉन ने डेविड को क्यों कहा वो चोजन है, ये सब इस फिल्म में बताई नहीं गई। मगर हाँ, यहाँ एक थ्योरी हो सकती है कि शायद ये डेविड, सारा, डॉन, बेनी, इन सभी का रिश्ता इस हॉस्पिटल से बहुत सालों से जुड़ा है। मे बी उस समय से जब ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल था, मे बी वो लोग यहाँ पर पेशेंट्स हुआ करते थे अपने पास्ट लाइफ में। शायद तब से इस हॉस्पिटल में विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया जाता था। मे बी वो सिस्टर्स रेड विच के पुजारी थे और वो अपने पेशेंट्स की बलि चढ़ाते थे। मरने के बाद उनके टॉर्चर्ड सोल्स कभी आजाद नहीं हो पाए। उनमें से कुछ वहीं पर भटकते रह गए और कुछ दूसरे जन्म के बाद भी लौट आए इस हॉस्पिटल में बार बार।
आई डोंट नो ये थ्योरी कितनी जस्टिफाइंग है, बट विदाउट इट दिस स्टोरी फेल्स टू गेट अ सोल। अगर आपके पास कोई दूसरी थ्योरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ओके? साथ में ये भी बताना आज की वीडियो कैसी लगी। आई नो आजकल वीडियो बहुत इरेगुलर आ रही है, मगर आगे से ऐसा नहीं होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।